क्या सऊदी अरब की आरज़ू पूरी होने जा रही है? पाकिस्तान एक के बाद एक फतह मिसाइल क्यों टेस्ट कर रहा है? आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है कि अज़रबैजान और सऊदी अरब शुरू से ही इस मिसाइल को अपनी फौज का हिस्सा बनाने के ख्वाहिशमंद थे। फतह मिसाइल सिस्टम और अमरीकी हिमार्स मिसाइल सिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक है? इन दोनों को आपस में क्यों जोड़ा जाता है? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, फतह मिसाइल, फतह 1, फिर उसके बाद फतह 2, फिर उसके बाद फतह 3 और अब फतह 4, एक के बाद एक फतह मिसाइल की ये सीरीज बढ़ती ही चली जा रही है और महज 3 साल में पाकिस्तान फतह 4 भी टेस्ट कर चुका है। और अज़रबैजान उस वक्त से लेकर अब तक जब पाकिस्तान ने फतह 2 का टेस्ट किया था, और सऊदी अरब भी उसी फतह 2 को अपने आर्सनल्स में देखना चाहता था, क्योंकि इसको अमरीकी हिमार्स मिसाइल सिस्टम से जोड़ा जाता है। हालांकि हिमार्स एक पुराना मिसाइल सिस्टम है, इसकी निस्बत ये अभी अभी बना है। ये सैटेलाइट गाइडेड है और उसकी रेंज 290 किलोमीटर है, जो कि यूक्रेन को दिया है। लेकिन चूंकि यूक्रेन ने उसका इस्तेमाल करके रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को बहुत सी जगहों पर तबाह किया, बहुत से ठिकानों पर उसकी बमबारी से रूस को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि यूक्रेन उसके इस्तेमाल का इतना कोई एक्सपर्ट या माहिर नहीं था, लेकिन जितना भी उसे इन हथियारों पर ट्रेन किया गया, उसकी फ़ौज ने उसी हिसाब से इसका एक बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज फतह मिसाइल सिस्टम को अपने ना सिर्फ बनाने में महारत रखती है बल्कि इस्तेमाल करने में भी जाहिर है बहुत ज़्यादा महारत रखती है। और इसकी ताकत को हिमार्स की कामयाबी के बाद अब ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि 450 किलोमीटर रेंज जो थी वो फतह 2 मिसाइल सिस्टम की थी और जो हिमार्स था वो 290 किलोमीटर तक की रेंज रखता था। लिहाजा ये उससे काफ़ी ज़्यादा रेंज में भी आगे माना जा रहा था। तो यहाँ पे जो अज़रबैजान या सऊदी अरब थे, उन्होंने इस मिसाइल सिस्टम में काफ़ी गहरी दिलचस्पी जाहिर की। लेकिन अब नाजरीन, पाकिस्तान ने जब से अपनी रॉकेट फोर्स का ऐलान किया है, उसके बाद अब फतह 4 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा जो है, इसने काफ़ी ज़्यादा दुनिया को हैरान किया है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब में इसे बहुत वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब तो फतह 2 को लेना चाहता था और अब फतह 4 भी पाकिस्तान टेस्ट कर चुका है। और पाक सऊदी इत्तेहाद के बाद ये डेवलपमेंट यकीनन बहुत बड़ी इसलिए भी है क्योंकि इस नौइयत का ख़तरनाक मिसाइल जो है बहुत कम देखने में आता है। आपको थोड़ा सा इस मिसाइल के बारे में बताते हैं, जिसकी रेंज अब 750 किलोमीटर है और ये एक बहुत बड़ी रेंज है इस डोमेन में, इस नौइयत के मिसाइल के लिए, जो कि ज़मीन से सिर्फ 100-150 फुट की बुलंदी पर जो है वो सफ़र कर सकता है। आप देखिए कि बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो 300-300, 400-400 फुट बुलंद होती हैं, और बहुत से पहाड़ और पहाड़ी सिलसिले ऐसे होते हैं जो कि 3000 फुट, 2000 फुट, इवन 10,000 और 7,000 फुट की बुलंदियां भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जोग्राफिया है उसमें बहुत से मकामात पर ये बुलंदियां भी हैं। तो ऐसी सूरत में एक मिसाइल जो इतनी निचली परवाज़ कर सकता है, यानी 100-150 फुट की बुलंदी पर, उसे किसी भी रेडार में कैच करना, ट्रेस करना, जाहिर है जब रेडार पर वो ट्रेस नहीं होगा तो फिर उस पर जवाबी मिसाइल कैसे आप फायर कर सकेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने क्रूज़ मिसाइलों की रफ्तार को क्यों नहीं बढ़ाते, इसे सब सोनिक क्यों रखा गया है, यानी आवाज़ की रफ्तार 1236 किलोमीटर होती है या 1230 के लगभग, तो ये उससे कम क्यों है। माहिरीन के नज़दीक इसकी एक वजह ये भी है कि अगर आप एक मिसाइल को, अगर सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो एक बल खाते हुए सांप की तरह आप उसे बिल्डिंग्स में से भी गुजारना चाहते हैं, आप उसे आबादियों में से भी तैरता हुआ अपने हदफ तक पहुंचाना चाहते हैं, छोटी मोटी चोटियों और पहाड़ियों में से भी, ताकि कोई भी
जो रेडार सिस्टम है, चाहे वो लो लेवल पे लगा हो, चाहे वो अपर लेवल के जो जितने भी ख़तरात हैं या थ्रेट्स हैं उनको ट्रेस करने के लिए काम कर रहा हो, उन सब से बचाकर आप इसे हदफ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तब उसकी स्पीड ये बहुत बड़ी है कि अगर वो सबसोनिक से भी थोड़ा करीब या थोड़ी नीचे की स्पीड रखता हो। यानी ये उस तरह का मिसाइल नहीं है कि जिसे आपने लॉन्च किया और वो आसमान की बुलंदियों में पहले एक हाइट गेन करता है, उसके बाद एक डेजर्ट्री अपनाता है और फिर एक सिमत में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत उसे आगे गाइड किया जाता है। मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइल होते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं किसी और काम के लिए, एक बड़े हदफ को निशाना बनाने के लिए, लेकिन ये वो मिसाइल हैं कि जिन्हें 150 की तादाद में दुश्मन पर फायर किया जाता है और इन्हें ट्रेस करना, इनको ये मालूम करना कि ये कहाँ से लॉन्च हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, किस सिमत को मूव होंगे, दाएं या बाएं, कोई पता नहीं होता। इसलिए आप इनके लिए आसानी से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को किसी एक जगह पे ना तो तैनात कर सकते हैं, ना ही उसे बचा कर रख सकते हैं, और दुश्मन के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको बड़े पैमाने पर तबाह करने के लिए इस इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल को, जो कि एक जासूस की तरह दबे पांव अपने हदफ को निशाना बनाने और उस पर कहर बर्पा करने के लिए वहां पहुंचता है, रेडारों को डिसीव करता हुआ, पजल करता हुआ, इसका कोई जवाब अभी भारत के पास फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अगरचे उसके पास S-400 और दीगर एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड पर टारगेट्स को ट्रेस करते हैं। आपने अगर देखा होगा, एक मिसाइल लॉन्च होता है तो उसके लिए एक लॉन्चिंग पैड भी होना चाहिए, एक मखसूस साइट होती है जहां से मिसाइल लॉन्च होता है। उसके लिए अगर आप ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर है तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्राला नुमा गाड़ी होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, लेकिन इसमें आसान नहीं है। इसमें एक कम कीमत और कम साइज में ज़्यादा बड़ी तादाद में एक हथियार दस्तयाब होगा पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स या फिर यूँ कहिए रॉकेट फोर्स के लिए, जो कि इस हथियार को किसी भी जगह से विद इन मिनट्स जो है इनको फायर कर सकेगा और फौरी तौर पर अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकेगा। और यहाँ पे नाजरीन इसकी ज़्यादा कीमत भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगी और ये दुश्मन को उस लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने की सलाहियत और ताकत भी रखता है। अब यहाँ पे नाजरीन ये भी आपको बताते चले कि सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद होने की वजह से पाकिस्तान अगर अपनी मिसाइल रेजिमेंट्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है या करना चाहता है सऊदी अरब के अंदर, तो ठीक है, सऊदी अरब का अपना फासला पाकिस्तान से शायद ज़्यादा होगा, या सऊदी अरब को जहाँ जहाँ से ख़तरा है उन जगहों का फासला पाकिस्तान से ज़्यादा होगा, लेकिन जब ये मिसाइल अपनी ही फोर्स के हाथों में उस सरजमीन के अंदर ड्यूटी पर होगा तो वहाँ पे फिर फासले का कोई मसला नहीं रह जाता, क्योंकि किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि आप एक मखसूस लॉन्चिंग पैड से, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल फायर होते हैं तो वहाँ से ही आपको रेंज का बंदोबस्त करना होता है या रेंज को माइंड में रखना होता है। इन मिसाइलों को ट्रैवल करवा के, इन्हें ट्रांसपोर्ट करवा के उस टारगेट के करीब ले जाकर वहाँ से इनको दागा जा सकता है। लिहाजा सऊदी अरब की सिक्योरिटी को चारों इतराफ से, चाहे वो किसी भी जानिब से ख़तरा हो, उसे सिक्योर करने के लिए अभी आपको बहुत से ऐसे मिसाइल नज़र आएंगे मुस्तकबिल में जो कि बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान बनाता जा रहा है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफा को यकीनी और मजबूत बनाने के लिए फतेह 4 भी एक अहम तरीन मिसाइल माना जा रहा है। और आप आगे चलकर शायद इसके मज़ीद जो है वर्जन्स भी देखें, फतेह 5 में या 6 में, 7 में, इवन 10 तक भी ये बात जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके और जिस नौइयत के हथियार पाकिस्तान को चाहिए उन्हें बहरहाल सऊदी असिस्टेंस के साथ अब ज़्यादा रफ्तार के साथ बनाया जाएगा। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।